नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज जमानत पर फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह भी सुनवाई चली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई करेंगे और अब जो है सुनवाई शुरू भी हो चुकी है और जो एएसजी राजू है, वो अपनी फाइल के साथ हाजिर हो गए हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो है आप लंच के बाद सारी फाइलें हमारे सामने लाएं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की भी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की भी। और इसके साथ ही ईडी ने लगातार गिरफ्तारी का विरोध किया। ईडी जो है वो कह रही थी कि एक मुख्यमंत्री को केवल ये देखते हुए कि चुनाव प्रचार है, चुनाव हो रहा है, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर कर देना ये गलत होगा। उन लोगों के साथ अन्याय होगा, जैसा कि जो किसान है, हजारों लोग जेल में बंद हैं, क्या उन्हें भी कुछ किसी जरूरत के कारण जमानत मिल सकती है? तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि लोगों को जमानत मिली है। राम रहीम को जमानत मिल जाती है, आसाराम बापू को कितनी बार जमानत जो है वो मिलती रही है, आपने देखा ही हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल केस को लेकर ईडी इतना गंभीर क्यों नजर आ रही है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में दलीलें आना भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर और संजय शर्मा सर। सर, स्वागत है आपका। संजय सर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अखिल स्वामी सर से अभी पिछली जो है सुनवाई जब चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने चर्चा की थी। और आपको क्या लगता है कि ईडी जिस तरह की दलीलें दे रहा है कि जो है एक मुख्यमंत्री को केवल ये देखते हुए कि वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल से बाहर आना ये सही नहीं है। और जो है ईडी ये भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ दें, क्योंकि वो पहले ऐसे सीएम है कि उनके पास जो है पोर्टफोलियो नहीं है और तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। आप क्या कहेंगे इन दलीलों पर? ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ सरकारी गुंडागर्दी का एक सीधा साधा नमूना है। एक जमाने में सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास बड़े फेमस थे। तो वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास आया था वर्दी वाला गुंडा। तो मैं ये कहूँगा इस दौर में ये ईडी वाला गुंडा है। सरकार के इशारे पर जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ईडी उसी तरह मोदी जी के इशारे पर नाच रही है और नचा रही है। क्या केवल विपक्ष के नेताओं का पैसा आपको नजर आता है? ये केजरीवाल अगर ये दिल्ली में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करते तो मेरा दावा है कि आम आदमी पार्टी का एक भी नेता आज जेल में नहीं होता। क्या मोदी जी इस तरह से देश को चलाना चाहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हो, जितने बलात्कारी हो, जितने हत्यारे हो, एक बार बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाएं, एकदम क्लीन चिट मिल जाएगी। ये लोकतंत्र नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो टिप्पणी करी है वो ईडी के लिए डूब मरने के लिए काफी है। कहा जाता है ना, चुल्लू और पानी में डूब मरो, लेकिन वो चुल्लू नहीं दिखाई देता। ईडी के नेता मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो अफसर नहीं बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं ईडी को अपना जो लोगो है वो लोगो चेंज कर लेना चाहिए। ईडी को अब अपने लोगों की जगह कमल का फूल लगा लेना चाहिए, क्योंकि ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है उससे ये लग रहा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री को आप 100 करोड़ से 1100 करोड़ का रकम बन जाती है। देश के लोग क्या बेवकूफ हैं? देश के लोग मूर्ख हैं क्या? वो नहीं जानते कि शराब घोटाले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ईडी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, फिर वहां डील चलती है। वो आदमी कहता है मेरी पीठ में दर्द है और उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जमानत पर रिहा करने से पहले होना चाहिए था, जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बैंक के खाते सीज किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसके खाते सीज नहीं किए जाते हैं। जब वो जमानत पर रिहा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए वो अपनी आहुति डालता है, करोड़ों रुपए देता है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद सरकारी गवाह बन जाता है। जिस व्यक्ति को जेल होनी चाहिए लगातार, जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट होना चाहिए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुस जाता है करोड़ों रुपए देने के बाद। और फिर बीजेपी के नेता आरोप है, कहते हैं कि तुम बस केजरीवाल का नाम ले दो। वो व्यक्ति जो खुद आरोपी है वो कहता है कि केजरीवाल को मैंने 100 करोड़ घूस दी। जिस देश में अजीत डोभाल जैसे कलाकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आजकल सुरक्षा की ज्यादा सुरक्षा से ज्यादा कलाकारी दिखा रहे हैं। वो अजीत डोभाल, वो आईबी, वो रॉ, वो सीबीआई, वो इनकम टैक्स 100 करोड़ रुपए में से एक रुपया नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया? कहां गए वो 100 करोड़ रुपया? लेकिन कुछ पता नहीं चलता। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
और ये केवल और केवल इस डील का गिरफ्तारी से पहले ही केजरीवाल ने खुलासा कर दिया था कि मुझ पर दबाव है कि पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ समझौता ना करो। ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए दुखद है ये सुप्रीम कोर्ट के, जब मुझे पता है, निधि जी आपको पता है, अखिल स्वामी जी को पता है, इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हफ्ते भर में ये फैसला करना चाहिए था कि और कोई केजरीवाल गुंडे नहीं है, आईआईटी का पास आउट किया हुआ एक फर्स्ट क्लास अफसर है वो, इनकम टैक्स का कोई अपराधी नहीं है, आदतन अपराधी नहीं है। कहा जाता है कि चलो ठीक है हम जमानती ग्राउंड पर छोड़ देते हैं, और ईडी जो कह रहा है कि क्या बाकी किसानों को की मुद्दे को इसी तरह छोड़ा जाए, तो राम रहीम के इनके पिताजी लगते हैं जो राम रहीम को चुनाव से पहले पेरोल पे छोड़ दिया जाता है, या राम रहीम इनके दामाद लगते हैं। मैं खराब भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को आप पेरोल देते हैं क्योंकि आपको हरियाणा में, पंजाब में उसके चुनाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। कल आनंद सिंह को, बाहुबली को वहां पे जमानत दे दी गई बिहार में, और उसने कहा उसने बीमारी है, वो चुनाव में समाएं कर रहा है। ये सब चीजें चुनाव आयोग को भी नहीं दिख रही और कोर्ट को भी नहीं दिख रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत ना हो, इसके पीछे पूरा पूरा ईडी लग गया। साहब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार मत दे दीजिए। ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल ना होकर दाऊद इब्राहिम है कि अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो वो हत्या कर देंगे, वो जी, और ईडी ये कत्लेआम भी कह मचा रही है देंगे। कि अगर जो है अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार नहीं किया तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो फिर वो एक काम कहते हैं ना कि मोदी जी को भी कहते हैं, मोदी जी आप क्यों रो रहे हैं बार बार आके, हर चुनाव में आप चुनावी मंच पर। मैं तो कल, आज सुबह कल देख नहीं पाया था पद्म महान विभूति नाविका कुमार जी का इंटरव्यू। मैंने तो सुबह अपने लाइव में ऐसे ही पूछा कि ये 3 चरण होने को आ गए, प्रधानमंत्री रोए नहीं अभी तक। तो राशिद थे मेरे संग, उन्होंने कहा नहीं आपने देखा नहीं कल नाविका का कुमार का इंटरव्यू, उसमें रो चुके वो। तो मेरी तो पहले से ही स्क्रिप्ट है, और अभी तक 3 चरणों में अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे भी एम्बुलेंस आना है। इस बार जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, पैसे नहीं देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के रोने का उसने तीसरे चरण में स्लॉट में डाला, तीसरे चरण में रोना काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जाइए मंदिर में लंबे लंबे लेट जाइए भगवान राम के यहाँ, क्योंकि भगवान राम का आपने शंकराचार्य का अपमान करके, चारों शंकराचार्य का अपमान करके आधा अधूरा मंदिर तो बना दिया। मुझे बड़ा प्रयोग था देखने के लिए कि जब भगवान राम का मंदिर चुनाव के लिए बना रहे हैं, कहा नहीं है, कहा जाता है ना, राम नहीं सत्ता के फेरों में, राम मिलेंगे शर्वरी के झूठे बेरों में। तो मैं देखना चाहता था ये आधा अधूरा मंदिर शंकराचार्य की अपेक्षा करके जो बनाया जा रहा है, क्या राम इन पे कृपा करेंगे? तो मुझे लग रहा है 2 चरणों में और तीसरे चरण के भी जो रुझान आ रहे हैं, भगवान राम ने कृपा कर दी कि राम के नाम पर जो खेल करेंगे, राम के नाम पर जो उन्माद फैलाएंगे, राम के नाम पर जो हिंसा करेंगे, उन पे कृपा कर दी। तो ईडी कौन होता है कि केजरीवाल के लिए कहे कि पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा? अरे केजरीवाल को 2 महीने जमानत मिल जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? लेकिन मैं कहा ना, ईडी को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखना चाहिए, क्योंकि ईडी के अफसर अब कमल के फूल पे नतमस्तक कर रहे हैं। जैसे संघ जो है, संघ में व्यक्ति नहीं होता, ध्वज होता है, ध्वज प्रणाम करते हैं, तो ईडी को भी अब कमल प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठ के कमल का फूल ईडी के डायरेक्टर के घर पे होना चाहिए। संजय मिश्रा जो थे वो, उनको कमल के फूल पे उन्होंने बहुत स्तुति करी। बाकी अफसरों को भी पर्स में कमल के फूल की फोटो रखना चाहिए, कमल के फूल पे प्रणाम करना चाहिए और फिर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहिए। लज्जाजनक, शर्मनाक, खौफनाक और बेहद शर्मिंदा करने वाला कृत्य है, लेकिन ईडी को आज मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, और दिल्ली की 7 लोकसभा पर जो ईडी कह रही है पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, केजरीवाल को बाहर निकल के आने दीजिए, 7 लोकसभा सीटों पर पहाड़ टूटेगा। देखिए मुझे यकीन है कि ईडी कहेगी आज की इनको अंतरिम जमानत अगर आप दे रहे हैं तो शर्त लगाइए कि ये चुनाव प्रचार ना करें। ये अंतिम अस्त्र है, क्योंकि ईडी को पता है कि केजरीवाल ने चुनाव प्रचार कर लिया तो साहेब की बैंड बज जाएगी। केजरीवाल जब दहाड़ते हैं तो फिर वो दहाड़ते ही हैं। वो पूछेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में वो वैक्सीन वाले से पैसा ले लिया गया, वो गलत वैक्सीन क्यों लगा दी गई? और निधि, इस देश के 80 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है। जब से पता चला है कि कोविशील्ड निकालने से हार्ट का खतरा हो जाता है, मैं
जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ बड़ी भीड़ थी। मैंने शुरू में कहा भाई कोविशील्ड मत लगवाओ, रुक जाओ, पता नहीं मैंने ऐसे ही कहा, पता नहीं क्यों मेरे दिल ब्रेकिंग में। न्यूज जो है वो आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो चुके हैं। और आज जहां तक अंतरिम जमानत आज दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 2:30 बजे इस पर फैसला दे देंगे कि आज अंतरिम जमानत हम दे सकते हैं। और वो ईडी से भी पूछ रहे हैं कि हम आखिर जमानत क्यों नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं वो चीजें भी बता देती हूँ जो अभी दलीलें दी जा रही हैं लगातार। जस्टिस दत्ता जो है वो कह रहे हैं कि बहुमत का मानना है कि अपरिवर्तनीय परिणामों को ध्यान में रखना होगा और उन्हें एक सांसद के रूप में अपना पूरा कार्यकाल रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद जस्टिस दत्ता कहते हैं कि अगर मुझे ठीक से याद हो तो अर्नब गोस्वामी के मामले में भी यही हुआ था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। फिर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि वो एक राजनेता है या फिर नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ विशेष और असाधारण परिस्थितियां हमेशा होती हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या चुनाव को देखते हुए उन्हें जमानत दी जा सकती है या फिर नहीं। फिर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजनेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में यही लगता है कि उन्हें अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए। फिर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल है मेहता, वो कहते हैं कि ये आपका अधिकार है, आपके आधिपत्य क्षेत्र में है, इस पर कोई प्रश्न नहीं, लेकिन बस इसके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं और ये संभव अभियोजन के लिए होगा जब कोई किराना मालिक आएगा या मजदूर आएगा। तो यहाँ पर कभी वो किराना मालिक की बात कर रहे हैं, कभी मजदूर की, कभी किसान की बात कर रहे हैं। अखिल स्वामी सर, क्या लगता है कि आज ईडी अपनी दलीलें इस तरह से दे पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट उन पर यकीन कर ले? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ईडी पे हार्श होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो मजबूर हैं। उनको परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है कि 5 जून को उनके साथ क्या होने वाला है। एक एक अधिकारी, एक एक आदमी जिसने संविधान का उल्लंघन किया है, जैसे निर्दोष लोगों को सताया है, जिन्होंने हेमंत सोरेन को 4 महीने के अंदर आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि हेमंत सोरेन का दोष क्या था, अरविंद केजरीवाल का दोष क्या था। उनको दुस्वप्न आ रहे हैं, उनको रात में सपने आ रहे होंगे कि अगर 5 जून को देश की जनता ने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दे दिया, इनका क्या होगा। ये भी जेल जाएंगे। देखिए, कोई अधिकारी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, वो ही नहीं है कि साहब बहुत बड़े अधिकारी है तो जेल नहीं जा सकते। हमने मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों को जेल जाते हुए देखा है, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए ये जाके वहां कह रहे हैं कि इनको बेल ना मिल जाए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं। देखिए, यही स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मैनेजमेंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अरे अगर एक ऑप्शन में 10 रुपए का नुकसान है और दूसरे ऑप्शन में 15 रुपए का नुकसान है, चूज द बेटर ऑप्शन जिसमें लॉस कम हो। आज अगर आप बेल नहीं देंगे, नहीं दिलवाने देंगे, और उसके बाद जनता के अंदर मैसेज, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने, जस्टिस दत्ता ने एक पूरा मैसेज, जैसे आपने बताया वो किस प्रकार कार्रवाई हो रही है, कैसे पूछताछ हो रही है, मैसेज तो चला गया, मैसेज तो चला गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग। अच्छा, इसमें एक आदमी, एक गैर आदमी फलाने टिकाने का तो मतलब ही नहीं है। असली मुद्दा यह है कि 4 महीने में क्या आप कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष कोई डॉक्यूमेंटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ला पाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है। इसका माने देश के गरीब लोग, निरीह लोग, जिनके साथ सत्ता ना हो, उनको कभी भी जेल भेजा जा सकता है। भाई, इसी चीज से तो हम डर रहे हैं। देखिए, अगर हमने कोई दोष किया, मान लीजिए हमने कोई कानून का उल्लंघन किया है, 5 जून के बाद अगर हमें दंड मिलता है, हमको क्या परेशानी है। हमने, भाई मैं टीचर था निधि, स्टूडेंट्स आके यही कहते थे, मैं प्रॉक्टर भी था, चीफ प्रॉक्टर था, मैं दंड देता था बच्चों ने कभी विरोध नहीं किया। वो कहते थे साहब आप दंड दे रहे हैं क्योंकि हमने गलती की, आपने दंड दिया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिएगा। जिस दिन हमको लगेगा किसी पैसे वालों को आपने छोड़ दिया, गरीब आदमी को पकड़ लिया, तो मैं तो पहला प्रयास करता था कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों पे थोड़ा कम हार्श हो, और जो अमीर और रईस ज्यादा हैं उन पे ज्यादा हार्श हो, इसलिए उनके माँ बाप झेल लेंगे, इनके माँ बाप नहीं झेल पाएंगे। गरीब जनता को बचाने के चक्कर में आज संविधान में जिस चीज के, लोकतंत्र में जिस प्रकार के सुरक्षा की आवश्यकता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसका ट्रस्टी है, तो ये ईडी वाले हों या पुलिस वाले हों या इनकम टैक्स वाले हों। अब जैसे पता चला कि जो कल रेड की इन्होंने झारखंड के अंदर, वो जिसके घर में पैसा मिला वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब ये जांच से पता चलेगा बाद में। मेरे को सूत्रों ने जो बताया, उसने बताया कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अरे यार, मेरे घर में 4 नौकर है, संजय जी के यहाँ 4 नौकर होंगे मान लीजिए।
अब कौन उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता है, इन बेचारों को क्या पता। अगर बीजेपी वाले उनके यहाँ जाके पैसा रखवा दें और अरेस्ट कर लें आके और बदनाम कर दें संजय शर्मा को, अरे यार मेरे घर के अंदर कोई पैसा पकड़ा गया तो मैं उसके लिए दोषी हूं, अगर मेरे नौकर जिसके कोई वामपंथी होगा, कोई कांग्रेसी होगा, कोई बीजेपी वाला होगा, उसे मुझे क्या लेना देना है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए जनता में संदेश चला गया है, आप ऐसा कीजिए, उसके मुंह में पट्टी बांध दीजिए और हाथ में हड़ताली लगा दीजिए, उसको चुनाव प्रचार भी मत करने दीजिए और उसका उल्टा असर होगा, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अभी मैं तो 10-15 रुपए के नुकसान की बात कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के मुंह में जो मोदी जी हैं पट्टी बंधवा दें और हाथ में हथकड़ी लगवा दें और जीप से उन्हें घुमा दें, अपने आप 90% वोट पड़ जाएंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए कि देश के लोग ये चाहते हैं, सबको पता है कि भैया अगर तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम था और तुम कोई सबूत नहीं पेश कर पाएगी, मुंह जबानी अगर आरोप लगाने पे, जैसे अनिल देशमुख को तुमने जेल के अंदर 13 महीने रखा और वो आदमी भी शेर था, मराठा था, उसने घुटने नहीं टेके, वो शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा, अजीत पवार ने छोड़ दिया, एकनाथ शिंदे ने छोड़ दिया। तो आज जो है जो वो हैं जो लोगों ने घुटने नहीं टेके, संजय राउत हैं, आज के तारीख में वो शेर की तरह घूमते हैं। और ये मेमने जो हैं 5 जून के बाद पता चलेगा। और 2 कमरे का बेडरूम है ये, और 2 बेडरूम का हाउस है, फ्लैट है, एक की सफाई हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही है। 5 जून के बाद अगर देश की जनता संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करती है, दूसरे कमरे की इतनी सफाई होगी, इतना कूड़ा कचरा निकलेगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो दलीलें दी जा रही, मैं एक बार फिर से उसी पर आना चाहूँगी। जो जस्टिस मेहता है, सॉरी, जो एसजी राजू है, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन इस पर एलजी ना मना करे, ये भी जो है ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। इसके बाद जो एसजी राजू है, वो कहते हैं कि धारा 45 पीएमएलए के तहत मानदंडों का पालन करना बेहद आवश्यक है। और याचिकाकर्ता का विजय नायर से जो जुड़ाव है, विजय नायर उत्पाद शुल्क विभाग या दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं थे, वो बीडीएम के प्रभारी थे और उन्हें कोई वेतन या कोई आय नहीं मिल रही थी। फिलहाल यहाँ तक जो है वो दलीलें दी गई हैं, चाहे वो ईडी की तरफ से हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो। क्या लगता है संजय सर कि जो दलीलें लगातार दी जा रही हैं ईडी की तरफ से, और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले जब समय में सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आपने कहा था कि 100 करोड़ का घोटाला है, और इसके बाद 2 साल होते होते ये 1100 करोड़ कैसे हो गया। इसका जवाब जो है ईडी की तरफ से दिया गया कि ये तो स्कीम है, ये तो बढ़ती रहती है। ये भी वो पॉन्टी स्कीम एक चलती थी उस समय में, लॉटरी पड़ती थी। तो ये भी वैसे ही है कि आपने आज खाना रखा, वो खाना अपने आप बढ़ता चला गया, मतलब कोई तुकी नहीं है। 100 करोड़ वैसे रुपए ऐसे हो बैग में डाल के मैं चला जाऊं। अरे जब पूरी सीबीआई लग गई, पूरी ईडी लग गई, इनकम टैक्स लग गया, तो कहाँ है वो 100 करोड़ रुपया? बरामद क्यों नहीं हुआ? आप छोटी मोटी रकम 100 करोड़ रुपए बाकायदा गाड़ी में लाई गई होगी, बैग में लाई हुई होगी, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है इतना बढ़िया कि आपने कह दिया गोवा में खर्च हो गया। अरे दिल्ली से गोवा तक वो पैसा गया कैसे? आप अभी तक महीनों तक आप यही ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बहुत सही कहा कि हम ये नहीं देख रहे कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं या एक नॉर्मल इंसान है, हम ये देख रहे हैं कि जब हम जमानत दे सकते हैं तो हम अंतरिम जमानत क्यों नहीं देख सकते। और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह रहा है कि व्यक्ति को जेल में रखना, जेल में भेजना एक अंतिम विकल्प होता है। आप 7 साल वाले केस की में सजा में गिरफ्तारी ना होने का ये उसने पहले प्रावधान दिया है। अरविंद केजरीवाल का केस तो आंखों देख के कोई भी कह सकता है कि ये केस केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के उभार को रोकने के लिए, लोकसभा चुनाव में अपनी फजीहत बचाने के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल अकेले नहीं है, संजय सिंह जैसे शेर भी है। पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के मुंह पर अगर उनके बारे में बिल्कुल आपत्तिजनक, मैं कहूंगा आपत्तिजनक नारे किसी ने लगाए हैं तो वो संजय सिंह ही है। जिस दिन वो नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री के मुंह पे पार्लियामेंट में, उस दिन प्रधानमंत्री का मुंह देखने लायक था। और मैं उसी दिन अपने मित्रों से कह रहा था कि इनके जेल जाना तय है। मैंने संजय सिंह से भी कहा, संजय सिंह मेरे मित्र है, मैंने उनसे कहा, मैं कहा जो आपने नारेबाजी करी है हजूर, ये तय मानिए कि अब जेल जाना है। तो उन्होंने कहा हम तो सिर पे कफन बांध के चलते हैं, सही मुद्दा उठाएंगे, चाहे जेल भेजो चाहे रेल में, हम चाहे जेल में रहे चाहे रेल में, हमें तो सफर करना है।
तो वाकई में ये आम आदमी पार्टी को जेल भेज के इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा है। दिल्ली में जो जिस तरह सहानुभूति आम आदमी पार्टी के पक्ष में उमड़ रही है, निधि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में इतना भारी जन समर्थन, इतना भारी सिंपैथी मिल जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने वहां गरीब के तबके में बहुत काम किया है, मलिन बस्तियों में काम किया है, ऑटो ड्राइवर के बीच में काम किया है, मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में काम किया है, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। अब क्या कहती है बीजेपी, आप मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। सालों से अखिल स्वामी जी तो मैनेजमेंट के आदमी हैं, सालों से दिल्ली का सरकार का बजट घाटे का होता था। अगर जनता को सुविधाएं देके, जनता को मुफ्त रेवड़ी देकर पहली बार दिल्ली विधानसभा का बजट फायदे में लगातार कोई सरकार लाई है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार लाई है। दर्द क्या है? दर्द यह है कि हाउस में जो लिखा जाता है, हाउस में जो कहा जाता है, वो अटल होता है, नोट हो जाता है, वो इतिहास में रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। अब हाउस में एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे कपिल मिश्रा जी, उनने प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर बहुत खराब बातें कही, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे। हालांकि अब कपिल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए हैं, बस विधायक नहीं हो गए, नेता हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुना दी, और जो चौथी पास राजा था वो, उसकी कहानी इतनी प्रचलित हो गई कि वो आज भी प्रचलन में है। अब आप बताइए कि अगर ये इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में, यूथ के बीच में पूछा जाए कि आप देश में कैसा नेता चाहते हो, आईआईटी पास किया हुआ, इनकम टैक्स अफसर रहा हुआ एक नेता या चौथी पास राजा, तो आप मुझे बता दीजिए निधि जी क्या होगा। तो ये चौथी पास राजा की कहानी जब प्रचलन में आ गई तो मिर्ची तो बहुत लगती है प्रधानमंत्री जी को, ये सब जानते हैं। गडकरी और राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सबको ढक्कन बना देते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बराबरों ने मोहन भागवत को ढक्कन बना दिया। वो तो पहले और दूसरे चरण के बाद जब उनकी हालत खराब हुई, लगा कि संघ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, 10 सालों में पहली बार नागपुर गए, और पिछला डेढ़ 2 साल प्रधानमंत्री का ग्रह खराब हो गया क्योंकि उनको झुकने की आदत पड़नी मजबूरी हो गई। पहली बार वो किसानों के सामने झुके, किसान बिल वापस लिए, कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अरे हजूर, तपस्या में नहीं, कारपोरेट लॉबिंग में कमी रह गई आपकी, आप अपने मालिकों का हक अदा नहीं कर पाए। दूसरी बार वो ट्रक ड्राइवरों के आगे झुके, पूरे देश में टप्पा चक्का जाम हो गया, हाहाकार मच गया। तब विपक्ष को समझ में आया कि यह आदमी जिसको हम समझते हैं, कभी कभी हम मूर्ति कर लेते हैं, अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, ये लोह पुरुष है, ये 56 इंच के सीने वाला है। लेकिन जब पता चला किसानों के बाद में और ड्राइवरों के बाद में कि ये तो मोम का लोह सीना है, ये तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, ये तो बहुत जल्दी डर जाएगा, तो विपक्ष ने कहा कि अब हम डराते हैं। फिर केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुना दी। तो बड़ा सवाल यह है, ईडी कौन है ये तय करने वाली कि भाषण, चुनाव में आप मत दीजिए जमानत। अरे अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई दस्तावेज है तो पैसे की रिकवरी दिखाइए। केवल एक खुद अपराधी रहा हो, उसके बयान पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप महीनों से जेल में डाले। कितना निर्मम और कितनी निर्दयी सरकार है कि शुगर के पेशेंट की इंसुलिन को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल क्या खाना खा रहे हैं, उन्हें एक आम तो नहीं दे दिया गया, इस बात पे बहस हो रही है। इससे ज्यादा खराब बात, एक राज्य के पढ़े लिखे चुने हुए काबिल आईआईटीएन को आप उसके खाने पे बहस कर रहे हैं, उसको खाने नहीं दे रहे हैं। ये जो अत्याचार हो रहा है ना ये देश में, ये लोकतंत्र पे जो अत्याचार हो रहा है, ये लोकतंत्र की पीठ पे जो छुरा मौका जा रहा है। अखिल जी सही कह रहे हैं, 4 जून की रात को देश में एक सूरज डूबेगा नहीं, मुझे लग रहा है 4 जून की रात को एक सूरज निकलेगा, और सूरज निकलेगा वो लोकतंत्र की नई किरणें लेकर आएगा। इस देश में जो तानाशाही चल रही है, जो आपातकाल चल रहा है, जो मीडिया को धमकाया जा रहा है, वो जो विपक्ष को धमकाया जा रहा है, जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से मशीन बनाई जा रही है, मुझे लग रहा है 4 जून की रात को एक भ्रष्टाचार का सूरज डूबेगा और एक नया सूरज डूबेगा जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और कुछ मिनटों में केजरीवाल के बारे में फैसला आ भी जाएगा। ईडी पूरा जोर लगा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये काबू में नहीं आ पा रहा। साहब की बड़ी परेशानी ये है कि कोई जज ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसपे एक महिला गंभीर आरोप लगा दे और फिर जज साहब को कहा जाए या तो हमारे मन के फैसले दो, हम तुम्हें राज्यसभा भेज दें, वरना वो लड़की के बयान करा दें। उसके बाद में जब जज साहब मन के फैसले दे देते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो वो लड़की भी गायब हो जाती है, वो आरोप भी गायब हो जाते हैं।
समस्या ये है कि चंद्रचूड़ के जीवन में ऐसी कोई लड़की नहीं है और समाज सेवा सच मायनों में ईश्वर की सेवा करने वाला शख्स है। दो ऐसी बच्चियां जो विकलांग हैं उनको लेकर उनको पालने वाला शख्स है और शेर की तरह जिंदगी जीने वाला शख्स है। और वो ये ना कि 4 दिन के लिए आए हो, ऐसा नाम कर दो, ऐसी हैसियत बना दो कि इतिहास याद रखे। तो चंद्रचूड़ का नाम आज इस देश में, जिस एक वो जज है जो जज दुम दबा के राज्यसभा में बैठ गया, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती राज्यसभा में, और एक चंद्रचूड़ के फैसले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, इस लोकतंत्र की इससे बड़ी सच्चाई लाने वाला जज दिखा दिया कि सबसे इतिहास का, देश का सबसे बड़ा घोटाला, ईडी का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस और इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए लिए साहेब की पार्टी ने और क्लीन चिट, ये बहुत शर्मनाक है निधि जी। आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत जरूरी रखती है। और सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है कि हम अक्सर ये अंतरिम आदेश तो अक्सर जारी करते हैं, तो इस आदेश में क्या परेशानी है आपको? हम अंतरिम आदेश दे रहे हैं, परमानेंट जमानत नहीं दे रहे हैं। अंतरिम जमानत दे सकते हैं, अंतरिम जमानत के बाद देखेंगे। लेकिन निधि जी, डर वो ही है कि जब केजरीवाल बाहर निकलेंगे, जेल के बाहर हुजूम लगा हुआ है। दिल्ली की हमारी रिपोर्टर है शाइन, उन्होंने कोई वीडियो भी भेजे हैं, हुजूम लगा पड़ा है अपने नेता के स्वागत के लिए, नेता की बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर जमानत मिल जाती है, केजरीवाल जब निकलेंगे तो दिल्ली की सड़कें जन सैलाब से भर जाएंगी। और जो एक तानाशाह का डर होता है कि लोग उससे डरना बंद कर देते हैं, तानाशाह का डर नजर आएगा। अगर आज केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत नया अध्याय लिखा जाएगा निधि जी। और पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से बैठी है कि ये जमानत हो, अपने जनप्रिय नेता को सामने लाएं और फिर अब नई जंग का, दिल्ली में चुनाव अभी दूर हैं, 10 दिन में केजरीवाल बाजी पलट देते, ये बात सब जानते हैं निधि जी। तो बाजी पलटने का इंतजार करिए, कुछ मिनटों बाद मुझे लगता है आप सुना देंगी, आपको ज्यादा पता होगा कि क्या फैसला आ रहा है। तो मेरे ख्याल से निधि जी आप बताइए जल्दी से क्या क्या चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी, बिल्कुल सर। और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल तो जो है यही चीज़ चल रही है। राजू जो है एसजी राजू है, वो के कविता और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर पर गवाहों के बयान जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सारी फाइलें मंगाई थी, सभी की फाइलें मंगाई थी। और इसी को लेकर अब यहाँ पर जो एसजी राजू है वो सारे बयान पढ़ रहे हैं। और उन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि विजय नायर की जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई। अब समीर महेंद्रू पर आते हैं, उनके बयान पर आते हैं। फिलहाल यही तक जो है कहा गया है एसजी राजू की तरफ से। इसके बाद जो जस्टिस खन्ना है, उन्होंने भी इसमें कहा हुआ है कि ये उस समय का सबसे पहला क्षण दिखाएगा जब आपको केजरीवाल की संलिप्तता के बारे में जो 12 नवंबर 2022 को पता चला था, तब से अब तक 2 साल हो चुके हैं। और ये जो है एक एजेंसी के लिए, एक सरकारी संस्था के लिए बेहद शर्मनाक है कि 2 साल में एक जांच नहीं हो पाई। इसके बाद जो है एसजी राजू कहते हैं कि जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, तो जांच काफी ज्यादा जरूरी थी। तो फिलहाल अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और जिस तरह से केवल मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की फाइलें मंगाई गई थी, लेकिन जो जी निधि जी, मैं ये कहूंगा कि 100 करोड़ की घूस है वो तो नहीं मिल पाई, 100 करोड़ है भी या नहीं ये पता नहीं चल पाया। लेकिन एक बात तो पता चली अखिल सर, गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय के अधीन आती है पुलिस, 70,000 किलो हीरोइन गायब हो गई। पुलिस अवरक्षा से 70,000 किलो हीरोइन। देश में कौन ये नशा कर रहा है और कौन नशे जैसे काम कर रहा है? निधि जी, 100 करोड़ तो नहीं मिला नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी हीरोइन गायब हो गई। तो इन पे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा यह है जो 100 करोड़ है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, उन पे चर्चा हो रही है, और उस हीरोइन पे बात नहीं हो पा रही। सॉरी निधि जी, मैंने आपको टोका बीच में, कंटिन्यू। बिल्कुल सर। और मैं यही चीजें लेकर, यही सवाल लेकर जो है अखिल स्वामी सर के पास आने ही वाली थी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो है जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम अब भी जो है वो जारी रखेंगे। और फिर जो एसजी राजू है वो कह रहे हैं कि जीएसटी के मामले कम हो सकते हैं, कृपया करके मुझे कुछ समय और दीजिए। अब समय जो है और मांगा जा रहा है, जबकि पहले ही एसजी राजू कह चुके थे कि हमने जो है सारी दलीलें दे दी हैं।
और सब कुछ आपके सामने है, लेकिन अब किस चीज का समय मांगा जा रहा है? और अब अगर कुछ देर बाद ईडी कुछ बोलेगी तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस हो पाएगा? कि जनता से जो हम कल्पना कर रहे हैं कि 4 जून को क्या रिजल्ट होने वाला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले वो शिरोधार्य है, जो निर्णय ले वो ठीक, बेल दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। मेरी जो दरखास्त है वो देश की जनता के सामने है, क्योंकि जब सुबह हम लोग कार्यक्रम में थे तो कई दर्शकों ने ये टिप्पणी की कि साहब ये हम जो है वोट देने नहीं गए क्योंकि हम बड़े निराश हैं, तो सारी ईवीएम में सेटिंग है। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप हैं अंतिम। ये 5% की हेराफेरी करेंगे, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, 15% की नहीं करेंगे, 5% की करेंगे। जाइए वोट दीजिए, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाइए, और उसके बाद हम एक ऐसा प्यारा देश बनाएंगे जिसमें 142 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमें कोई मुसलमानों से द्वेष नहीं है, हमें कोई सिखों से, दलितों से, आदिवासियों से, हमें उन राजपूत छत्राणियों से भी कोई विवाद नहीं है जिनका अपमान किया गया है गुजरात के अंदर। हम एक परिवार हैं, एक सामाजिक सामूहिक हमारी एक जॉइंट फैमिली है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए देश की जनता, देखिए अल्टीमेटली द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द पब्लिक। देश की जनता, जनता सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगी ना जो जनता के निर्णय से, लोकतांत्रिक रूप से चुने वो लोग निर्णय लेंगे संसद के अंदर। अगर आप घर बैठ गए, अगर आपने वोट नहीं दिया, अगर आपने तानाशाही को हावी होने दिया, अगर आपने संविधान को खत्म होने दिया, लोकतंत्र को खत्म होने दिया, मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मैं जानता हूं इस समय देश दोराहे पे खड़ा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो ठीक करेगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन देश की जनता में आज की तारीख में सबसे बड़ा मैसेज जो गया है, 2 मैसेज गए निधि। एक, संविधान खतरे में है। आप किसी रिक्शे वाले से बात कर लीजिए, सब कहते हैं संविधान खतरे में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मनुस्मृति लागू होने कर देंगे लोग, संविधान खत्म कर देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है, जो पब्लिक डिस्कोर्स में है, वो है प्रोज्वल रवन्ना। प्रोज्वल रवन्ना ने जिस प्रकार के महाभारत के अंदर 100 कांड नहीं हुए होंगे, 1000 कांड किए हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर देश की जनता अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी नारियों को सुरक्षित रखना चाहती है और देश की जो हमारी परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखना चाहती है, ये उंगली है जो सारा परिवर्तन कर देगी। अगर आपने उंगली का परिवर्तन नहीं किया तो गरीब लोग जेल के अंदर जाएंगे, अमीर लोग छूटेंगे। और जब रेवड़ी की बात आप करते हैं निधि, जब 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों के ऋण माफ होते हैं तो रेवड़ी नहीं दिखाई देती। जब गरीबों का 1 लाख रुपए माफ होता है तो रेवड़ी दिखाई पड़ती है। माने इस देश में केवल क्या अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिकार है? मेरे देश के जो श्रमजीवी हैं, अडानी और अंबानी की भी जो कोठियां बनाई होंगी जिसके अंदर वो रहते होंगे, इस देश के गरीबों ने बनाई है। सर एक ब्रेकिंग खबर मैं दे देती हूँ। आज जो है कहा जा रहा है आज अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं आएगा और बिना फैसला दिए ही बेंच जो है वो उठ चुकी है। अब ये किसी को पता नहीं है कि बेंच कब बैठेगी और कब फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां भी जो है वो होने वाली है। अब ये सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी इस पर कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम सब तो उम्मीद जो है जताए बैठे हुए थे कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन बेंच तो वैसे ही उठ गई बिना अंतरिम बेल पर फैसला दिए। नहीं नहीं, देखिए ये बेंच नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपने जुरिडिक्शंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। हम तो दरखास्त कर रहे हैं देश की जनता से, और देश की जनता अभी भी फेजेस बाकी हैं, अभी भी उन्हें वोट देना है और मजबूरियां होंगी कुछ। देखिए आपको जस्टिस लोया का पता है, उनके किस्से आपको पता है, तो सारी चीजें आपको पता है, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन देश की जनता को अगर प्रोज्वल रवन्ना जैसे कांड देखने हैं, अगर आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने से कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको किसानों के साथ 13 महीने से जो उनके साथ सताया गया, जिस तरह कीले उनके रास्ते पे गाड़ी गई, अगर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंसकर आप इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो मेरे लिए 4 जून के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया है और मुझे चीन भेज दिया गया है। मेरा हाथ जोड़ के देश की जनता से प्रार्थना है, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाइए। जो ये कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो ये ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, इसको छोड़ दीजिए। देश को बचाना आपका और मेरा कर्तव्य है। हाँ, मैं जिस दिन वोट डाल के आऊंगा अपनी उंगली निधि दिखाऊंगा कार्यक्रम में, मैं वोट डाल के आया हूं, सारे संकटों को झेल के आया हूं,
चाहे कुछ हो जाए वोट जरूर डालूं। बिल्कुल संजय सर, क्या लगता है आपको अब जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और बेंच भी जो है वो बिना फैसला सुनाए उठ चुकी है और सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला भी उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है और सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अभी ये किसी के भी सामने नहीं आया कि आखिर ये फैसला कब तक सबके सामने आएगा, कब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सबके सामने सुनाएगी, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, जब फैसला सुरक्षित रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हैं, तो ये संभव है कि वो फैसला आज शाम को भी आ सकता है, कल सुबह भी आ सकता है। एक बार अगर फैसला सुरक्षित रख लिया गया तो वो फैसला कभी भी आ सकता है। और आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि फैसला या तो आज शाम को ही या कल तक आ जाएगा। उनके नेता बाहर निकलेंगे, लोकतंत्र की जीत होगी, केजरीवाल मुस्कुराते हुए निकलेंगे और जैसा वो बहादुर नेता है वो अपने उस चित परिचित शैली में बाहर आएगा और ये संकेत देगा कि आम आदमी पार्टी योद्धाओं की पार्टी है, लड़ने वाले लोगों की पार्टी है और वो डरेंगे नहीं। तो जाहिर है हमें इंतजार करना होगा, आज शाम को या कल फैसला आ सकता है। लेकिन जो दलीलें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, उससे ये बात साफ लगती है कि शायद इसमें फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि जो टिप्पणी है, कभी कभी जजों की जो टिप्पणी होती है, जो सुनवाई होती है, जो बार बार कहा गया कि भाई हम तो इस तरह अंतरिम जमानत देते रहते हैं, इसमें नई बात क्या है। तो इसका संकेत ये है कि शायद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ही घंटों बाद खुशखबरी मिल जाए, कुछ घंटों बाद फैसला आ जाए और फैसला केजरीवाल के पक्ष में हो, उनको अंतरिम जमानत मिल जाए। आम आदमी पार्टी में बड़ा उत्साह है, लगातार लोग खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद उनका रुख क्या इस होगा। बीच सर लोग भी कह रहे हैं कि आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है और वो केजरीवाल पर जरूर आशीर्वाद अपना देंगे। मैं यही सोच रहा था कि मैं जितना केजरीवाल की राजनीति को जानता हूं, केजरीवाल जैसी जमानत मिलेगी तो आप लिख के रख लीजिएगा, सबसे पहले वो बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डरती उनसे है, इसीलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्ड है, बाकी सेकुलर पार्टियां भली ना इस कार्ड को ना खेलती और थोड़ा डरती हों, लेकिन केजरीवाल डरते नहीं है। उनको पता है कि दिल्ली का जो मुसलमान है उनको वोट करेगा ही करेगा, और जब केजरीवाल का कांग्रेस का गठबंधन है तो करेगा। केजरीवाल गुजरात में जाके ये अपील कर देते हैं भाई नोट पे गणेश जी की मूर्ति हो, वो दिल्ली में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये पूजा पाठ वाला मामला जो है ये अपना कॉपीराइट समझती है। जैसे राम मंदिर को उन्होंने अपना कॉपीराइट समझ लिया कि हमारा ही कॉपीराइट है। ये नहीं समझ में आता कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया, सुबह जमीन एक व्यक्ति 10 करोड़ में खरीदता है और शाम को ट्रस्ट वाले लोग उसको 20 करोड़ में खरीद देते हैं। मैंने उदाहरण दिया, पैसे का हेरफेर थोड़ा बहुत मात्रा हो सकती है, लेकिन लगभग डबल पैसे में। राम मंदिर जमीन में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक और मेयर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करती है, तो राम को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये कॉपीराइट समझते हैं ये हमारा है, कॉपीराइट राम के मामले में हमारा कॉपीराइट है। तो ये जो हमारा कॉपीराइट है इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि अब केजरीवाल बाहर आएंगे, लिख के रख लीजिएगा निधि जी, वो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जब वो पाठ करेंगे तो भाजपा के 5% वोट और कम हो जाएंगे। तो ये जो रणनीति है, तो फैसला कभी भी आ सकता है, आज शाम को आ सकता है, कल आ सकता है, क्योंकि जब फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है तो इसकी कोई म्याद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती कि वो फैसला कब आएगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोगों में खुशी है वो बता रही है कि कम से कम वो फैसला शायद बहुत जल्दी आ जाएगा। वो लोग उत्साहित बहुत हैं और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। केजरीवाल अगर जेल से निकलते हैं 7 लोकसभा सीटों पर एक एक 2 दिन प्रचार कर लेते हैं तो दीदी जी 3-4 सीटें तो बीजेपी के हाथ से निकल ही जाएंगी। और जब एक एक सीट की मार है, जब वहां पे केजरीवाल का निकलना मोदी जी के लिए, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि कभी कभी नेचर संकेत देती है। पिछले 2 महीने से जी सर, मोदी अब जी के जो है कि 9 मई को फिर से जो है इस पर फैसला आने का जो है अगली सुनवाई जो है वो 9 मई को हो सकती है और 9 मई को इस पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है ये जो है आ सकता है इस पर। अच्छा, इसका मतलब कि अभी अंतरिम बेल पर बहस अभी पूरी नहीं हुई है, 9 मई को और बहस होगी, 2 दिन और 48 घंटे और संभावना है कि अभी आदेश कोई नहीं आया, संभावना है 9 मई को फिर बहस हो सकती है। तो ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम ये आशा का उत्साह का एक संचार करने वाला
दिन है आज। मैं कह सकता हूं कि कम से कम सुनवाई तो हुई और जमानत पे बात तो हुई। देश ने ये तो जाना कि भाई ईडी क्यों चाहती है कि केजरीवाल ना निकले। देश ने ये तो जाना कि साहब जो है वो केजरीवाल से डरे हुए हैं। देश ने ये तो जाना कि इस तरह के डर क्या कहलाते हैं। और ये डर बड़ा जरूरी है, सत्ता के लिए डर बड़ा जरूरी है कि कोई नेता ऐसा है जो डरा सकता है उनको। तो केजरीवाल बधाई के पात्र हैं इस मामले में कि सत्ता के सामने इस विषम काल में टूटे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने संजय सिंह को ऑफर दिया, उन्होंने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया, उन्होंने केजरीवाल को ऑफर दिया, लेकिन ये पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, इसके नेता बड़े मजबूत नेता हैं। वो ट्रैप नहीं हो पाए, पार्टी तोड़ नहीं पाए, ऑपरेशन लोटस कर नहीं पाए, मजबूती से खड़े हुए हैं केजरीवाल, और ये बड़ा अच्छा संकेत है। हो सकता है 9 तारीख को ये फैसला आ जाए। निधि जी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? आप तो जो है, आपने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और ईडी को लेकर भी जो चीजें सामने आई हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि 9 तारीख को फैसला आने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही आ सकता है? आ जाएंगे। अगर जो संजय जी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, दिल्ली की 3-4 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाएंगी। मैं संजय जी से जानना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि दिल्ली की 7 सीटों में एक भी सीट बीजेपी जीत रही है? मैं दिल्ली के पास बैठा हूं। आज दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर यह स्थिति है कि एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इनकी हर जगह से दौड़ाई हो रही है और ये इतना बुरा फंस गए हैं, क्योंकि देखिए अंतिम जो बॉल है, और देश की आप किसी भी व्यक्ति से, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति से भी समझ लीजिए, जब गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को आप रेवड़ी कहते हैं और पूंजीपतियों को करोड़ों रुपए के ऋण माफ करने वालों को आप जो है वो कहते हैं कि एक आर्थिक सुधार है, ये वो आर्थिक सुधार है। हमारा किसान जो है बेचारा सल्फास खा के पेड़ पर लटक जाता है और वो मर जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसके पसीने की आपको कोई चिंता नहीं है। और एक साहब जो है वो एक सिक कंपनी लेते हैं, फिर उसके अंदर राइट ऑफ कराते हैं, फिर उसको पब्लिक इश्यू में लाते हैं, हजारों करोड़ रुपए माफ करा लेते हैं, फिर एक ऐसी दवा बेचते हैं, कहते हैं इससे कोविड खत्म हो जाएगा, बगल में मंत्रियों को खड़ा कर लेते हैं, हमको बेवकूफ बना लेते हैं, वहां पे कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, मैं कुछ भी हो, मैं देश की गरीब जनता, निर्धन जनता, जो मेहनत का जनता है, उसका पार नहीं सह सकता। आप मुझे वामपंथी कह लीजिए, क्षेत्रवाद डॉक्टर लोहिया का सिपाही कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन इस देश में पहला अधिकार देश की गरीब जनता का है। इस देश में जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है 1 लाख रुपए साल हर महिला को मिलेगा, अग्निवीर खत्म होगा, अडानी की सारी संपत्तियां नेशनलाइज होंगी और हमारे देश में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, गरीबों के अंदर खुशहाली आएगी, उनके अच्छे दिन आएंगे, और जिनके बहुत 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 अच्छे दिन हो गए उनके बहुत अच्छे दिन थोड़े कम होंगे। दैट इज ऑल। बिल्कुल। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो अभी हमने देखा कि केजरीवाल पर तो ठीक है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन आपने पिछले कुछ देर पहले आपने एक इंटरव्यू की बात की थी। इसमें जो है पीएम मोदी कह रहे थे एक चीज, और उन्होंने कही थी कि भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया धन लोगों को कैसे लौटाया जाए, मैं इसकी कानूनी सलाह ले रहा हूँ। आप अगर आप होते कानून में, आप इनको क्या सलाह देते कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लीजिए और ये जो है बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे? आपको याद होगा निधि जी, 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे तो उन्होंने संसद की चौखट चूमी थी और ये कहा था कि ये मेरा पवित्र मंदिर है, मैं यहाँ से जितने एमपी पे, जितने पे ये गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, इनको मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उन सबसे खत्म करा दूंगा। आज तक वो कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्टों में सुनवाई लंबित है। अपराधियों की संख्या बढ़ती चली गई संसद के अंदर मोदी जी के कार्यकाल में। आज की तारीख में गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले सारे सबसे ज्यादा कोई लोग हैं, सांसद हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं आपको बहुत मजेदार बताऊं कि एक कार्यक्रम था, अमित शाह थे और कुछ लोगों को सवाल पूछने का मौका दिया गया, तो मैंने अमित शाह से सवाल पूछा, खड़े होकर पूछा। मैंने कहा, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट चूमते हुए कहा था कि जितने गंभीर मुकदमे वाले आपराधिक सांसद हैं उन सबको मैं बाहर कर दूंगा, ये मेरा पवित्र मंदिर है। सालों हो गए, वो अदालत कहाँ है और वो निर्णय कहाँ है? अमित शाह ने बहुत गुस्से की तरह, मतलब जिन नजरों से भस्म कर दूंगा उस नजरों से मेरी तरफ देखा
और कहा कि देखिए ये काम अदालत का है, हम अदालत से कह सकते हैं कि कोर्ट बनाओ जल्दी और उसके बाद में ये मुकदमे चलाओ, हम केवल कह सकते हैं, बाकी काम हमारा नहीं है। तो ये 15 लाख का जुमला, इनकी हर बात जुमला है। तो मैं सलाह लूंगा कि पैसा वापस हो। ये वैसा ही है कि मैं विदेश से काला धन ले आऊंगा, हर एक के खाते में 1-1 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख आ जाएंगे। ये जो जुमलेबाजी सरकार है, इसका नाम ही बीजेपी का नाम अब लोग भारतीय जुमला पार्टी कहने लगे। उसके पीछे लॉजिक यही है कि इनकी बातें केवल जुमला होती हैं। मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, बाद में वो तिहाड़ जेल से यात्रा करके लौट के आए, पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार होता है, तो ये पकौड़े तलो। कितना बढ़िया होगा कि अखिल स्वामी जी के पढ़ाए हुए मैनेजमेंट के होनहार छात्र पकौड़े का ठेला लगा के पकौड़ा तलते हुए नजर आएंगे। फिर कहेंगे स्वामी जी ने हमें क्या पढ़ाया, प्रधानमंत्री हमारा पकौड़ा तलवा रहा है। आईआईटी करके एमबीबीएस करके लोग पकौड़ा तलेंगे। फिर कहा कि सबको छत मिल जाएगी, सबको पक्का घर होगा। 2019 के बाद रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने लोगों के अभी ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत ही नहीं है। फिर सारे आंकड़े देना बंद कर दिए। जो आंकड़े थे संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के, वो आंकड़ों का रिकॉर्ड जारी करना बंद कर दिया। तो ये जुमलों की सरकार है। जुमले एक के बाद एक लाजवाब आते हैं। एक जुमला और सही कि मैं काला धन जो आएगा वो काला धन मैं वापस ले आऊंगा। अखिल जी, ये प्रधानमंत्री को क्या ये गलतफहमी है कि देश का जनमानस उनकी ये झूठी बातें सुनता रहेगा, उनके ख्यालों में आ जाएगा? ये क्या ये चुनाव इस बात का संकेत देगा कि अब आपकी ये झूठी बातें नहीं सुनने वाला कोई? ये तो 4 जून को पता चलेगा कि देश की जनता तक हमारा संदेश पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, आपने 4 PM ने इन कर्तव्यों का निर्वहन किया, जनता तक बात पहुंचाई कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या किस प्रकार से हो रही है। ये 4 जून को पता चल जाएगा, जब हम काउंटिंग होगी उस समय पता चलेगा कि जनता ने लोकतंत्र संविधान को चुना या इस प्रकार की एकतंत्रिक सरकार को चुना। देखिए, असली मुद्दा यह है कि ये जनता को निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट को भी जो निर्णय लेना है, उनकी भी अपनी कुछ कानूनी बाधाएं होती हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस होती हैं। मैं इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी जो है, जो माननीय मोदी जी को असल में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है इकोनॉमिक्स का, जो बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, कि भाई धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो केवल जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, ये गांव गांव तक बात चली जा रही है। आज बताइए, अगर आप किसान होते, मैं किसान होता, और मेरे को ये कहा गया होता कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और देश की 60% जनसंख्या की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट तो दुगनी हो गई, आउटपुट कॉस्ट 10% बढ़ी। गन्ने के दाम उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बढ़े हैं 5 साल के अंदर? मतलब जहां पे लागत बढ़ गई है, हर बच्चे की फीस बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, केरोसिन के वो अपने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, वहां पे अगर गन्ने के दाम जो है 2% 3% बढ़ते हैं, आप खुद कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% का है, और जितनी जिन्स होती हैं, जितने भी गेहूं और धान होते हैं, उनकी कीमत आप 4% बढ़ाते हैं। तो इसका माने किसानों की हर साल 2% की आमदनी जो है कम हो रही है। जो हमारे नौजवान थे बेचारे, जो नौकरी करके अपने माता पिता की जो आमदनी थी उसमें बढ़ोतरी करते थे, उनको अग्निवीर में झोंक दिया आपने। एक नियम, एक कानून ऐसा बता दीजिए पिछले 10 साल के अंदर जो जनहित में हुआ हो। आपने देखा कोविड में कैसे अत्याचार लोगों पे किया, नोटबंदी में कैसे अत्याचार किया। मैंने हर तरह से ऑक्सीजन के लोग तड़पते रहे, दवाइयों के लिए 10 गुने दाम पे लोगों ने दवाइयां खरीदी, पैदल चले। मैंने ऐसा लग रहा है जैसे वो था ना कि अंधेर नगरी, वो क्या, अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, तो अंधेर वो उस तरह से लग रहा है। अरे आप अब संजय जी खुद बताइए, आप एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, इंदिरा जी को ले लीजिए, मोरारजी भाई को ले लीजिए, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है? किसी ने जर्सी गाय कहा है? किसी ने हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने की कोशिश की है? बड़े खुले आम, और चुनाव आयोग ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो नॉर्थ कोरिया में बैठा हो। तो बताए, ऐसा जो है, अब ये किसकी रक्षा करने का, किस देश की जनता अगर इस बात को नहीं समझ रही है। स्कूल की फीस डबल हो गई, बच्चे जो हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बच्चों से बात कीजिए, हॉस्टल की फीस 3 गुनी हो गई, कॉलेज की फीस 3 गुनी हो गई, नौकरी मिल नहीं रही है, एजुकेशन लोन्स में डिफॉल्ट हो रहा है।
तो आप बताइए, अगर आपको इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में इतना मुसलमानों के और सिखों के और दलितों और आदिवासियों के प्रति द्वेष भड़क गया है, इतना ज्यादा घृणा आप करने लगे, तो आपका भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा अखिल जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लोग वोट डालने कम निकल रहे हैं, उसके पीछे भी कारण यही है कि जो भक्त हो गए थे, जो इनको भगवान विष्णु का अवतार समझने लगे थे, वो भक्ति काल अब समाप्त हो गया है। लोगों को समझ में आ गया कि ये तो आदमी मूर्ख बना रहा था। देवानंद की पिक्चर आपने देखी होगी, गाइड थी शायद, जिसमें वो एक संत का वो बना रहा था, बाद में लोग उससे उम्मीद करने लगते हैं कि ये तो सही बोलेगा। तो जो शुरू में, मेरे तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ अखिल जी, उसमें 319 फ्लैट हैं, बड़ी पॉश कॉलोनी है, सोसाइटी है। 319 में 305 ऐसे होंगे जो कोरोना टाइम में जो घंटा बजाते थे, थाली बजाते थे, दिया जलाते थे। अभी पहले चरण का जब पोल था, उससे एक रात पहले पार्टी थी, तो मैं जल्दी उठने लगा 11 बजे। मैं कहा मुझे सोना है, क्योंकि सुबह मुझे 7 बजे उठना है, लाइव करना है। बोले किस चीज का लाइव करना है? मैंने कहा कि कल कल से चुनाव शुरू है, पोलिंग है। तो चौंके, वो अरे चुनाव शुरू हो गए। ये वो लोग थे जो चुनाव से 2 महीने पहले सोसाइटी के ग्रुप में भगवान विष्णु की गाथा गा लिख लिख के भर दिया करते थे। उन्हें पता ही नहीं था चुनाव शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि क्या भक्ति का जो एक चोला चढ़ा हुआ था, जो भूत चढ़ा हुआ था, वो भक्ति का भूत उतर गया। चलिए संजय जी, एक सर्वे करा लीजिए। आप जैसे फील्ड में जाते हैं आपके लोग और जाके जनता से बात करते हैं, एक केवल सर्वे कराइए। 2014 में किसको वोट दिया था, 2019 में किसे दिया था और 2024 में किसको देने वाले हैं? शायद ही आपको 2-4 लोग ऐसे मिले जो कहें कि पिछली बार हमने कांग्रेस को या सपा को वोट दिया था, इस बार बीजेपी को वोट देने वाले हैं। एक दो भी नहीं मिलेंगे। कम से कम 25% लोग ऐसे मिलेंगे जो कह रहे हैं कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार हम इंडिया गठबंधन को देंगे। अच्छा, 25% का वोट शिफ्ट। अच्छा, ये कौन से समुदाय हैं? आप जरा थोड़ी उसके गहन में जाए। ये वो समुदाय हैं जो बीजेपी के सबसे कट्टर समर्थक थे। क्षत्रियों का और जाटों का अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी को था, वो भारतीय जनता पार्टी को था। आपको पता है कास्ट कैलकुलेशन क्या है, किस तरह से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में वोटिंग होती है। अगर वो वोट शिफ्ट हो रहा है, और जो बात पहले राहुल गांधी कहते थे और बाकी लोग इंडिया अलायंस के कहते थे, उनके पास 35% है, हमारे पास 65% है। अच्छा, ये वोट ट्रांसफर हो रहा है। वोट इसलिए ट्रांसफर हो रहा है, पहले हो सकता था सपा वाला कांग्रेस को न देता, कांग्रेस वाला सपा को न देता, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल की स्थिति हो गई है। देखिए, मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कितने दुर्दिन आ जाएंगे अगर ये लोग सत्ता में आ गए। तो मेरे यहां बीएसपी को खड़ा कर दीजिए। अगर मुझे लगता है बीएसपी धोखा नहीं देगी और इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, मैं बीएसपी को वोट देने के लिए तैयार हूं। मैं इंडिपेंडेंट को वोट देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे देश के लोकतंत्र संविधान से प्यार है। वोट की शिफ्टिंग हुई है, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने सदाशयता दिखाई है, कांग्रेस ने दिखाई है, बाकी अपोजिशन वालों ने दिखाई है, जिस प्रकार से संजय राउत खुलेआम कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कल्पना कर सकते थे आप? एक उद्धव ठाकरे ग्रुप का, शिवसेना का आदमी खुलेआम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही कि मुसलमान जो है वो ये प्रश्न नहीं है। देखिए, हमें अल्लाह से कोई परेशानी नहीं है, हमें गुरुद्वारों से, मस्जिदों से कोई परेशानी नहीं है, उनको मंदिरों से कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न तो आए जबकि हम समझेंगे हम एक दूसरे के विरोधी हैं। भाई, वो अपने गुरुद्वारे में पूजा करें, वो अपने मस्जिद में जाके करें, हम अपने मंदिर में करें, परेशानी क्या है? अच्छा, पेरियार को मानने वाले नहीं करना चाहते, न करें। अंबेडकर को प्यार करने वाले न करना चाहते हो, न करें, मुझे क्या परेशानी? मैं पूजा करता हूं, आज मेरा व्रत है। तो असली मुद्दा यह है कि मेरी जो भावना है मैं अपने अंदर समेटे हुए हूं, और जिनको नहीं मेरे से सहमत है उनसे मुझे कोई द्वेष नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप डंडे के जोर पर हमको इतना ज्यादा विध्वंसक बना दें कि दूसरे धर्म वालों से घृणा करने लगे, अरे मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, मैं कैसे घृणा कर लूं बताइए? मैं जानता हूं कि अगर मैं यहां ज्यादा नाटकबाजी करूंगा और यूट्यूब में वहां विदेश वाले देखेंगे, कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाना है, ले जाओ अपने बच्चों को यहां से। हमारे कम से कम जान पहचान के, कम से कम आपके भी जान पहचान के कम से कम 500,000 आदमी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन देशों में जीवन यापन कर रहे हैं, 40-40 साल से मस्ती ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं, बड़ा पैसा हो गया है उनके पास। वहां पे सेकुलर राष्ट्र चाहते हैं, हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सारे हिंदू वापस आ जाओ।
मुस्लिम देशों में नौकरी करते हैं, क्रिश्चियन देशों में नौकरी करते हैं, और यहाँ पे मुसलमान क्रिश्चियनों को परेशान करते हैं। हमें मुसलमान क्रिश्चियनों से कोई परेशानी नहीं, हमको केवल देशभक्त चाहिए जो देश में एकता स्थापित करे, और देश में जो भाई भाई को लड़ाए वो हमारे देश के दुश्मन है, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, प्रोज्वल रवन्ना हो। हम इनसे प्यार नहीं कर सकते। हमारे लिए सरदार भगत सिंह आदर्श हैं, हमारे लिए अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद आदर्श हैं। वो मुसलमान रहे हों, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, वो मेरे भाई है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और ये जो हिंदू गुंडे बदमाश हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड आई एम ओपनली सेइंग दैट। अच्छा, ये बताइए कि अखिल जी, आपको क्या लगता है कि ये बात प्रधानमंत्री को समझ नहीं आई आ रही है अभी तक कि देश का जनमानस बदल गया है, देश का जनमानस ऐसा चाहता नहीं है, अब चीजें बदल रही हैं, इनको सबको चेंज करना चाहिए, चूक कहाँ रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, आपने मुसोलिनी के बारे में संजय जी सुना होगा। जब मुसोलिनी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले गए और वो अपने घर में था और उससे जाके कहा कि हमने ये निर्णय लिया है कि आपको ले जाएं और आपको शूट आउट कर दें, आपको मार दें। मुसोलिनी ने कहा, अरे अरे मैं तो बड़ा लोकप्रिय हूं भाई, जनता तो मुझे बहुत प्यार करती है, देखो मैंने तो, मेरी तो इतनी पॉपुलैरिटी है कि लोग मेरी पूजा करते हैं, तुम कह रहे हो कि मैं मुझे मार दोगे, विद्रोह हो जाएगा। अरे उन्होंने कहा, साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लोगों ने घेर रखा है, ये चाटुकारों ने घोर रखा है। और देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, इंदिरा जी के जमाने में इमरजेंसी में भी इंदिरा जी के साथ यही हुआ था। अगर आप आलोचना नहीं करने देंगे, अगर लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे, आपको पता है चाणक्य ने ये कहा था, वो राजा हमेशा सुखी रहता है, वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अब बताइए, आप हैं अपने अपने मालिक 4 PM के, और अधिकारी बेचारे आपसे कुछ आपके कर्मचारी कुछ आपको राय देना चाहें, अब उन्हें डांट टूट के भगा दें। काइजन सिस्टम आपने सुना होगा, जापानीज जो काइजन सिस्टम है वो क्या है? काइजन सिस्टम में कहते हैं कि गरीब जो मजदूर काम करता है, उससे भी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट के लिए राय दो, निर्भीक होकर राय दो। मैनेजिंग डायरेक्टर खुद देखेंगे और उसके बाद जिसकी राय सबसे अच्छी होती है उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। लोगों को लगता है वी आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जब बेनिफिट होता है तो सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर आतंक बना देंगे, आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम बना देंगे, तो हर आदमी कहेगा महाराज आपको तो सब बड़ा इज्जत कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, तो उनको धक्का लगेगा जिस दिन, अगर देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने, तो उस दिन धक्का लगेगा। अभी उनको नहीं महसूस हो रहा होगा, अभी उनको अमित शाह भी बता रहे होंगे, राजनाथ सिंह भी बता रहे होंगे। अब राजनाथ सिंह अंदर अंदर क्या काट करना है, नितिन गडकरी क्या काट कर रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुंह पे कहते होंगे महाराज आपका सिक्का बुलंद है, 400 सीटें आ रही हैं। अच्छा कि स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में बड़ा आता है, प्रधानमंत्री जिस शहरी में रहते हैं, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं, और बड़े विरोधी उन्होंने पैदा कर लिया। अमित शाह के अलावा कोई आदमी उनकी जिंदगी में है नहीं, उनकी पार्टी में नहीं है। ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा अखिल जी, आदमी इतना अकेला हो कि वो एक अकेला अमित शाह के अलावा कोई आदमी उनका अपना ना हो। डर के मारे तो सब उनको भगवान विष्णु कहते हैं, जेपी नड्डा उनको देवताओं का देवता कहते हैं, लेकिन हकीकत ये कोई उनका है नहीं। ऐसी स्थिति में डर उनको भी लगता होगा कि अगर सत्ता निकल गई तो मैं करूंगा क्या, मेरा क्या होगा? नहीं, ये लाखों लोगों को डर लग रहा होगा, ये ईडी वालों को भी डर लग रहा होगा, ये सारे लोग जो अभी कांग्रेस छोड़ के प्रवक्ता वक्ता जो बीजेपी में गए, इनको भी डर लग रहा होगा। देखिए, डर तो हमको भी लग रहा है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, डर तो हमें भी लग रहा है। हमने जान जो है, अब लग रहा है, देखिए हमने तो अपनी गर्दन तलवार की नोक पे रख दी है। हमने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, खुलेआम एक तंत्र को, डिक्टेटरशिप को अपोज कर रहे हैं। हमें पता है अगर जनता ने भूल की, फिर ये यूट्यूब में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पता है। तो ये उनको भी डर लग रहा है, हमको भी डर लग रहा है। हम देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मरे जा रहे हैं, वो देश में ये लोकतंत्र ना आ जाए इसके लिए मरे जा रहे हैं। तो दोनों लोग एक्सट्रीम में हैं आज हमारे अंदर दो, तो ये डर ही जो है उनको परेशान। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस सोचिए, आप लखनऊ में बैठे हैं, योगी जी को स्पष्ट पता है, 100% पता है, जब मेरठ के और मुजफ्फरनगर के बुलंदशहर के ठाकुरों को पता है कि अगर मोदी जी को सत्ता मिल गई तो योगी जी को हटा देंगे, ये सारे राजपूतों को पता है। अच्छा, ये योगी जी को भी पता होगा, तो क्या योगी जी अपने लोगों को ये, अच्छा धनंजय सिंह का भी इंटरव्यू आपने देखा होगा, धनंजय सिंह ने कहा 2 दिन में निर्णय लेंगे हम, और हम जो है बिना हमारे कोई इलेक्शन जीतेगा नहीं, हारेगा, 2.5 लाख वोट हमारे पास हैं। और आप जानते हैं, एक तरफ एक वो कृपाशंकर सिंह है जो मुंबई से आए हैं,
और एक वहां का बैकवर्ड नेता है। तो धनंजय सिंह का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बीएसपी में जाने की बात उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविकता में जो आज बैटल जो लाइंस हैं वो इतनी अच्छी ये हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग विरोध करते थे, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, लेकिन हमारे अंदर इतना डर नहीं होता था। अगर देश के अंदर लोकतंत्र संजय जी खत्म हो गया, अगर संविधान खत्म हो गया, आज हमारे आशा हमारे जीवन का केवल एक कारण है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम आजाद और सी राजगोपालाचारी और बाकी जो सब लोगों ने मिलकर संविधान बनाया है, यही हमारी सुरक्षा का कवच है। अगर ये हट गया, मनुस्मृति आ गई, उसके बाद ये फिर कुछ नहीं होगा। राजा राजदंड लेके बैठेगा, एक मुकुट लगा के बैठेगा, वो डंडे से जो आदेश देगा, इसकी गर्दन काट दो, अखिल स्वामी को फांसी पे चढ़ा दो, फलाने को जो है गर्दन काट दो, इस पे ये कर दो, उस प्रकार का राज्य हम नहीं चाहते। हम संविधान चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। देखो ठीक है, बीच में दिल्ली से शाहीन जुड़ गई हैं। शाहीन सुबह से आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से देख रही थी। शाहीन, आप गई थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास, आप बता रही थी जन सैलाब, क्या उम्मीद थी आज वहां पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल सर, देखिए ये जो उम्मीद की शुरुआत अब से नहीं, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए ईडी से टाइमिंग को लेकर के, तमाम ऐसे सवालों में घेरा ईडी को, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उनको एक बेहतर खबर जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बेल को लेकर के मिल सकती है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ही कहा था कि अंतरिम बेल पर हम चर्चा कर सकते हैं, और आज वो चर्चा जो है होनी थी और उस पे यही फैसला होना था कि ईडी अगर कह रहे हैं कि बेल नहीं होनी चाहिए तो किस बुनियाद पर जो है बेल नहीं होनी चाहिए। और उसको लेकर एक लंबी जिरे चली, एक लंबी आर्ग्यूमेंट चली जिसमें ईडी कह भी रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, और अगर जमानत मिल जाएगी तो एक गलत प्रथा शुरू हो जाएगी, और ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार में नहीं आते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल है जो ईडी ने उठाए, लेकिन उसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी दिलचस्प इसमें नजर आती है। देखिए, जो बात लगातार दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के लोग कहते गए कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए सीएम है और एक कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बड़ा उनपे आरोप नहीं है, इतना ज्यादा कोई बड़ी उनकी जो है पूरे जो केस है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो तमाम ऐसे सवाल है सर जिसको लेकर के अब जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के फेवर में पूरी टिप्पणी कही है। और अभी फिलहाल हालांकि जो बेल है उस पे फैसला नहीं आ पाया है, और पहली बार हमने देखा कि यूजुअली ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी केस के बारे में चर्चा हो रही होती है, बहस हो रही होती है, तो हमेशा जो बेंच है वो बता करके जाती है कि देखिए हम जो है फिलहाल जो है फैसले को रिजर्व कर रहे हैं या इतने समय बाद कुछ भी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंच पूरी तरीके से बिना कुछ बोले उठ जाती है। तो कई इसके बाद ऐसा लग रहा है शायद नोटिफिकेशन जारी किया जाए या शायद कल सुबह तक फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना है कि देखिए केस अनयूजुअल है, एक सामान्य केस नहीं है। प्रचार के और चुनाव के समय में इस तरीके से एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है और उस मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो जनता के बीच में जाए, पार्टी के बारे में बताए, कैंडिडेट के बारे में बताए, और उसको जनता वोट क्यों दे, ये सारे तमाम बातें अपनी जनता के बीच में रखे। और ऐसे में जब गिरफ्तारी हो जाती है तो वो अधिकार कहीं ना कहीं छिन गया है। तो इस केस को एक स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा स्टडी कर रही है। और आज सुबह से ही मैं वहां थी आम आदमी पार्टी में, एक अलग ही चहल पहल, खुशहाली लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी। लेकिन सर मुझे अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद कल तक इस पे फैसला दे देगा। जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो है हित में फैसला कल आ सकता है। लेकिन सर इससे बड़ा सवाल ये होता है कि जब अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो जो आम आदमी पार्टी और पूरा गठबंधन का जो कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा है वो किस तरीके से मूव होगा आगे, उसकी क्या दशा और दिशा हो जाएगी। क्योंकि अब तक जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो एक कैंपेन चला गया कि जेल का जवाब वोट से, और इसी को लेकर के चाहे उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, दिल्ली की आम जनता हो, तमाम लोग इसी तरीके से कैंपेन चल रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे तो वो कैसे कैंपेन। और साथ ही से एक बड़ा सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल की जो उनको अगर बेल मिलती है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाएगी, क्या उनको
चुनाव में खुल करके प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, मीडिया से बात करने की अनुमति। हालांकि हमने देखा कि एक पीछे सीएम उनको जो है बेल दी गई थी, तो उनपे एक बाधा लगाई गई थी कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल सर दिल्ली वाले काफी खुश है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है बैक टू बैक, और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से इस तरीके से परेशान हो गई। खास बात बोलना चाहूंगी, ईडी ने अपनी जो जिरह है उसमें ये बोला है कि अगर वो पहले ही समन में आ जाते तो गिरफ्तारी नहीं होती, इस तरीके की बात की। हालांकि हमने खुद अमित शाह को एक पर्सनल इंटरव्यू में कहते हुए सुना कि अगर पहले समन वो पा ले, पहले समन एक्सेप्ट कर ले तो गिरफ्तारी पहले हो जाती। तो यहाँ पर जो एक ये जवाब दी जा रहा है सर, कॉन्ट्राडिक्टेड काफी अपने आप में नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे कहते रहे कि हमेशा ये गिरफ्तारी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ चुनाव से दूर रखने का है। तो अब जिस तरीके के जवाब ईडी दे रही है उससे भी साफ नजर आ रहा है कि पूरी तैयारी यही है कि चुनाव में किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर सके। क्योंकि सर एमसीडी के चुनाव हुए थे, पूरा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर उतर गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद दिल्ली घूमे थे एक निगम चुनाव में। तो इससे जाहिर सी बात है, और एक अरविंद केजरीवाल का एक निजी तौर से लोगों के अंदर प्रभाव है, लोग काफी कनेक्ट करते हैं उनके साथ में, आम जनता। तो शायद यही सही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी अच्छी खबर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नहीं सुनाई दे रही। अरे शाहीन, ये बताइए, आप लगातार दिल्ली में रिपोर्टिंग करती हैं, फील्ड पे रहती हैं, दिन भर आप लोगों से बातचीत करती रहती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो दिल्ली लोकसभा के कितनी सीटों पे किस हद तक असर पड़ेगा? क्या कुछ सीटें हारेगी बीजेपी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो पूरा दिल्ली का चुनाव, जो गठबंधन की स्थिति दिल्ली के अंदर है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। पहले ही इस समय काफी अटैकिंग पोजीशन के अंदर जो है गठबंधन और खासतौर से आम आदमी पार्टी है, और पूरी तरीके से वो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, देखिए उनकी जो भाषा शैली और जिस तरीके से वो पूरा हमला सीधा साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी पे करते हैं, उनकी नीति पे करते हैं, बिल्कुल बिना किसी डर के संकोच के वो अपनी बातें बोलते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, वो कमान संभालेंगे पूरी प्रचार की और लगातार ऐसे हमले करेंगे, और जनता उनको सुनती है। और मुझे लगता है इसका पूरा प्रभाव जो है दिल्ली की 7 सीट पर पड़ेगी, और सिर्फ वोटों पर नहीं, बल्कि मुझे लगता है जो रिजल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं गठबंधन के हक में होंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी 1-2 सीटें बचाना भी। ये तो बहुत जबरदस्त बात कह रही हैं अखिल जी। ये कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं वही शाहीन कह रही हैं कि 1-2 सीटें बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाहीन दिन भर फील्ड में रहती है, सड़कों पे रहती है, बात करती रहती है। क्या लग रहा है आपको अखिल जी, शाहीन सही कह रहे हैं? नहीं, ये तो मैं संजय जी पहले ही कह रहा था। आप असल में लखनऊ में हैं, दिल्ली से काफी दूर हैं। हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का रोष है, ये कहीं 2 सीट वाली स्थिति ना हो जाए, ये 1977 और 1984 वाली स्थिति ना हो जाए। बयार है, अब तो गोदी मीडिया भी पलटने लगा है, उसने भी देख लिया है परिवर्तन हो रहा है, भक्त गण भी पलटने लगे हैं, और आज के तारीख में स्थिति यह है कि वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। और लेकिन अब असली मुद्दा यह है कि देश की जनता, भगवान की मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, वोट देने जरूर जाए। अगर आप घर बैठ गए और आपने सोचा कि अब जीत रहे हैं इसलिए सब कुछ हो जाएगा, जब तक देश का लोकतंत्र और संविधान को हम पूरा सुरक्षित नहीं कर लेंगे, 5 जून तक हम प्रयासरत रहेंगे, जीतेंगे, लोकतंत्र जीतेगा, खुश हो जाएंगे, नहीं होगा तो भैया वैसे ही रहेंगे जैसे नॉर्थ कोरिया में लोग रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। शाहीन, क्या लग रहा है अखिल सर जो कह रहे हैं कि स्थितियां बड़ी बेकाबू होती आ रही हैं, दिल्ली के कामकाज पे असर पड़ रहा है क्या केजरीवाल के जेल में रहने से? बिल्कुल सर, देखिए दिल्ली की इस बार की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से एकदम अलग राजनीति है। पहले ही एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर थी, क्योंकि 10 साल में काम नहीं किया। उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा लगता है कि वो धर्म की बात करेगी, वो मंदिर की बात करेगी, और जनता इतनी बेवकूफ है कि उनको वोट दे देगी। लेकिन दिल्ली की जनता फिलहाल पिछले 10 साल के अंदर से जो लगातार दिल्ली के अंदर जो दिल्ली राज्य सरकार है उसने काफी काम किया, और जनता पूरी तरीके से जागरूक है। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं बोलती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो आपको राशन दे रहे हैं, मंदिर बनाया, जनता मुझे वहां से जवाब देती है कि 5 किलो राशन हम प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, वो अपना घर चला कर दिखाए।
वो रह के वो गद्दी से हटे, तो जनता खुद समझ रही है कि ये 5 किलो राशन दे करके हमारे साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है, हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो दिल्ली के वोटर्स तो पूरी तरीके से तैयार है। मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी का तो वोट होगा ही होगा दिल्ली के अंदर, खास तौर से जो काम के नाम पे वोट इस समय दिल्ली के अंदर जो है होना है। और लोग अब एक कांग्रेस के लिए भी बात करें, दिल्ली के लोग खासतौर से जो शीला दीक्षित के राज में दिल्ली के अंदर काम हुआ, जो लोगों के पास उस समय में रोजगार था, काम था। मैं रेडी पटरी वालों से बात करती हूँ, ठेले वालों से बात करती हूँ, वो मुझे बताते हैं आज से 10 साल पहले हमें फुर्सत नहीं होती थी, हमारे पास काम था, हमारा घर चल रहा था। तो अब दिल्ली वालों को वापस से कांग्रेस याद आ रही है, कांग्रेस के समय की राज याद आ रही है। वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, एक ऐसी सरकार आए जो उनके लिए काम करे। असल में काम न करे तो उनकी जो मुश्किलें वो ना बढ़े कि आप रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिल्ली के अंदर लगातार लोगों के लिए काम कम होता जा रहा है, लोग बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। तो सर जो भी बात बोल रहे हैं कि ये बहुत हद तक मुमकिन है सर कि 1-2 सीटें बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा वही मोदी जी को पूरा सड़क पे उतरना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा और कई तरीके से आपको पता है प्रचार प्रसार करेंगे। अभी आपने देखा होगा वोट करने गया, उन्होंने वहीं पर अपना रोड शो कर दिया। तो इन पर भी सवाल उठता है कि आप एक आम नागरिक की तरह, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है आप उस पद पे, लेकिन आप वोट करने गए हैं, वोट का समय है, लेकिन वहीं पर भी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अगर ईडी से सवाल किया जा रहा है कि भाई केजरीवाल को आप क्यों ना हम बेल दे, तो आप कह रहे हैं कि अगर वो प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान जमीन पर नहीं आ जाएगा। तो ये जो दोहरे चेहरे हैं सर, ये सब जनता को नजर आ रहे हैं कि कहाँ पे एक वोट की भी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया जा रहा है कि प्रचार कर दे फौरन से। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बैकफुट पे है दिल्ली के अंदर, उसकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही तैयार थी और जब गठबंधन हुआ है, दोनों मिलकर के जो पूरी तरीके से ताकत लगा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 1-2 सीटें निकालने के लिए। अच्छा शाहीन, ये बताओ, आप जिन लोगों से बात करती हो इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया लेकिन इस बार नहीं देंगे, उनका भ्रम टूटा, ऐसे कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे? बिल्कुल सर, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं दक्षिण दिल्ली सीट पड़ती है, लोकसभा सीट पड़ती है, वहां पर जो ज्यादातर वोटर्स है वो आप देखेंगे SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं और हिंदू समाज से पूरे आते हैं। लेकिन वो पहले जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था। 19 में तो देखिए एकदम से कहा गया था कि लहर चली है, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पूरा कैच किया कि हाँ कैसे देखिए आपको सेना के नाम पे वोट मांगा गया था। तो अब अगर मैं यहाँ की एक सीट का मैं एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेती हूँ, वहां पर जो वोटर्स होते थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते थे। लेकिन इस बार जब मैं अब उन लोगों के बीच में जा रही हूँ, खासा नाराज है, पूरी तरीके से नाराज है कि रमेश बिदोड़ी ने कोई काम नहीं किया, पलट करके देखा नहीं। हमने उम्मीद की थी, हम भरोसा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी है, भाजपा है, कुछ नया होगा, हम लोगों के विकास के काम होंगे। लेकिन जो हमारे पास था तो वो भी बिकने की नौबत आ गई है, वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो ये हालात जमीन पर लोगों की है। हालांकि मीडिया की तरह देखिए इस तरीके से मैनेज उसको लगातार किया जा रहा है कि बड़ा बड़ा उसको दिखाया जा रहा है। आप लोगों से बात कर लो, लोग कुछ आएंगे समर्थक, हम ठीक है वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी, ओके मैं पूछती हूँ ठीक है आपने किस काम पे आप वोट करने वाले, ऐसा क्या कर दिया काम पे, तो उनसे पूछती हूँ वो कोई काम नहीं गिनवा, इधर उधर देखते हैं। मतलब वो एक हास्यास्पद आपकी रिपोर्ट में हो जाता है, झलकती है आपकी रिपोर्ट में। तो वो बहुत बहुत ऐसा। शुक्रिया। हाँ नहीं, बात पूरी करिए, कुछ कह रही हैं, आप कह रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इधर उधर देखते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है, कहते हैं दिखा रहे हैं मीडिया में ऐसे। तो सब कुछ मीडिया जो दिखा रही है वही लोग देख रहे हैं, हालांकि यकीन करने के लिए लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है पर बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पर कह रहे हैं कि मीडिया में दिख रहा है कि मोदी जी की लहर है या मोदी जी आ रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार आम जनता से मिल रही है। जनता धरातल पर वाकई परेशान है, बदलाव की तरफ देख रही है। और कुछ ही वोट मैं कहूंगी, सारे हिंदू नहीं, एक हिंदू है जो भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू कहूंगी मैं, और एक हिंदू है जो समझते हैं कि इस समय जनता की नीड क्या है, जनता के क्या मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन प्रोमिस पर आई थी, जिस कमिटमेंट पर सत्ता में आई थी, वो पूरे नहीं किए। तो लोग पूरी तरीके से जान रहे समझ रहे। और दिल्ली के अंदर मैं निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि बदलाव की लहर जबरदस्त दिल्ली के अंदर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जी, नजर बनाए रखिएगा, हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू।
आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल की जमानत के बारे में, और दिल्ली कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। बने रहिए 4 PM के संग, ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।